हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 22 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल सवेरा कहानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नैना ने खिड़की के बाहर देखा, जहाँ रात का अंधेरा अब सुबह की पहली किरण की दस्तक की तैयारी कर रहा था। वह धीरे से बोली, कुणाल, मुझे अब चलना चाहिए। जैसे ही नैना ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, कुणाल ने एक बार फिर उसकी कलाई थाम ली। उसकी आंखों में बेबसी और उम्मीद का मिला जुला दर्द था। नैना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, अपने दिल के दर्द को दबाया और अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आवाज़ में पत्थर जैसी सख्ती थी। नैना ने कहा, कुणाल, मेरा हाथ छोड़ो और आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। कुणाल की पकड़ ढीली पड़ गई। नैना ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर अदिति और नैना सांस रोके उसका इंतज़ार कर रही थी। अदिति उत्सुकता से पूछी, नैना, क्या सब ठीक हो गया? क्या फैसला लिया है तुमने? नैना भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ नैना, यह सबसे अच्छा मौका है। तू कुणाल के साथ कहीं निकल जा, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। हमारी बात मान, यहाँ से कुणाल के साथ भाग जाना ही ठीक है। नैना की आंखों में गुस्सा और निराशा एक साथ उभर आए और बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? क्या तुम दोनों को अंदाज़ा भी है कि तुम मुझे क्या करने के लिए उकसा रही हो? नैना के कड़क अंदाज के सामने दोनों की नज़रें झुक गई। नैना के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी और बोली, जब तक मैं इस शादी के बंधन में हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे चरित्र या मेरे परिवार के सम्मान पर सवाल उठे। और नैना, कम से कम तू तो ऐसी बातें मत कर। क्या तू नहीं जानती कि अगर मैं फिर से भाग गई तो क्या कयामत आएगी? और अगर मैंने यह कदम उठाया तो दुनिया तो क्या, हमारा अपना परिवार भी हम पर थूकेगा। नैना ने एक लंबी और बोझिल सांस ली। एक बार भागकर गलती कर चुकी हूँ, दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि कुणाल को संभालो, उसे अकेला मत छोड़ना। कुछ समय बाद वह खुद ब खुद संभल जाएगा। समय सबसे बड़ा मरहम होता है, वह हर जख्म भर देता है। इतना कहते ही नैना ने अपनी रुलाई को गले में ही दफन किया और तेजी से अपने केबिन की ओर मुड़ गई। नैना और अदिति उसे जाते हुए देखती रह गई। नैना ने धीरे और दबे पाँव से जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खोला, उसे सामने वही मंजर दिखा। मृत्युंजय सोफे पर बिल्कुल वैसा ही सोया था जैसा वह उसे छोड़कर गई थी। नैना के सीने से एक गहरी और ठंडी सांस निकली जिसे उसने अब तक रोक रखा था। वह दबे पांव आगे बढ़ी और धीरे से अपने बेड के किनारे बैठ गई। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी नज़रें मृत्युंजय के सोए हुए चेहरे पर टिक गई। इस वक्त वो शांत लग रहा था, किसी बच्चे की तरह। नैना की आंखों में नमी उतर आई, जिसमें नफरत और दर्द दोनों थे। वह मन ही मन खुद से बोली, मैं नहीं जा सकती थी कुणाल के साथ, क्योंकि मुझे तुमसे अपना हिसाब बराबर करना है। मृत्युंजय रानावत, तुमने मुझे आज उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मुझे अपनी आज़ादी और अपनी खुशी की कुर्बानी देनी पड़ी, सिर्फ इस बेनाम शादी की मर्यादा को बचाने के लिए। लेकिन मेरा भी एक वादा है खुद से, इस 1 साल की शादी में मैं अकेले बर्बाद नहीं होंगी, तुम्हें भी बर्बाद होना होगा। उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली और फिर धीरे से करवट लेकर बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल के 402 कमरे में सन्नाटा छा गया था। कुणाल सोफे पर अपना सिर पकड़े बैठा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू फर्श की ठंडी जमीन को भिगो रही थी। उसकी रूह जैसी बिखर चुकी थी। अदिति और नैना उसके पास आकर बैठ गई।
अदिति ने सहानुभूति के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, खुद को संभालो कुणाल। नैना ने जो किया वह उसकी मजबूरी थी। कुणाल रूंधे गले और टूटी हुई आवाज़ में कहा, कैसे संभालूं खुद को अदिति। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरी नैना, मेरी अपनी नैना मुझे इस तरह तन्हा छोड़कर उस मृत्युंजय रनावत के पास वापस चली गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसका इंतज़ार करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह उसके कैद से आज़ाद होकर एक दिन मेरे पास जरूर लौटेगी। इतना कहकर कुणाल लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और उम्मीद थी। अदिति और नैना एक दूसरे को बेबसी से देखती रह गई। कुणाल की हालत देख उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा था। दोनों बिना समय गंवाए हॉस्पिटल से बाहर निकली और रघुवंशी विला की ओर चल दी। उनके विला से बाहर आने की खबर सिर्फ काव्या को थी। उन्हें सुबह होने से पहले चुपचाप अंदर पहुंचना था, क्योंकि अगर दादाजी या परिवार के किसी और सदस्य को पता चल जाता कि दोनों रात भर गायब थी तो विला में कयामत आ जाती। सुबह की पहली किरणें हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। नैना की नींद खुली तो उसकी सबसे पहली नज़र सोफे पर पड़ी, जहां रात भर मृत्युंजय बैठा था, लेकिन सोफा खाली था। कमरे में उसकी मौजूदगी का एहसास तो था, पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नैना के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। तभी केबिन का दरवाज़ा धीरे से खुला। नैना को लगा शायद मृत्युंजय होगा, लेकिन सामने अगस्त देखा रहा था। अगस्त के चेहरे पर एक फिक्रमंद मुस्कान लाते हुए बोला, भाभी अब कैसी हैं आप। नैना ने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ अगस्त। अगस्त ने कहा, अच्छा है, डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट्स देख ली है और डिस्चार्ज पेपर भी रेडी हो गए हैं। मैं बस आपको लेने ही आया हूँ। चलिए विला चलते हैं। अगस्त की बात सुनकर नैना के माथे पर हल्की सी सिकन उभर आई। उसे यह बात बहुत अजीब लगी। जो मृत्युंजय रात भर यहीं रुका था, वह सुबह होते ही बिना एक शब्द बोले कहाँ गायब हो गया। अगर उसे घर ही जाना था तो वह खुद उसे साथ लेकर क्यों नहीं गया। उसने अगस्त को क्यों भेजा। नैना का दिमाग सवालों के भंवर में फंसने लगा। क्या उसे कुछ शक हो गया है, या फिर वो जानबूझकर मुझसे दूरी बना रहा है। लेकिन नैना ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने अगस्त से कोई सवाल नहीं किया। अगस्त ने डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी की और नैना को लेकर रनावत मेंशन के लिए निकल गया। पूरी राह नैना कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बस एक ही बात सोच रही थी कि आखिर मृत्युंजय के दिमाग में चल क्या रहा है। रनावत मेंशन पहुंचते ही गौरी जी ने आरती की थाली सजाकर नैना की नज़र उतारी। उनके चेहरे पर नैना के लिए सच्ची फिक्र थी। गौरी जी ने कहा, कृपा है महाकाल का कि तुम ठीक हो। तबीयत तो अब ठीक है ना बेटा। सॉरी, हम रात भर वहाँ रुक नहीं सके, क्योंकि मृत्युंजय ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वह खुद तुम्हारे पास रुकेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। गौरी जी की बात सुनकर नैना हैरान रह गई। उसे एक बार फिर बहुत अजीब महसूस हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी, ख्याल रखने के लिए? मुझे तो लगा कि मृत्युंजय रनावत मुझ पर नज़र रखने के लिए वहाँ रुका था। तभी मेघा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, अब बातें छोड़ो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। यह सुनकर नैना हल्की और फीकी मुस्कान मुस्कुराई और सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं अदिति का मूड इस वक्त उस उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह था जो कभी भी फट सकता था। वह कैफे के अंदर दाखिल हुई, पर उसके कदम गुस्से से ज़मीन पर पटक रहे थे। उसके दिमाग में अपनी माँ की बातें हथौड़े की तरह बज रही थी। वह बुनबुनाते हुए, हद है यार, माँ को भी अभी इसी वक्त यही काम सूझा था। जाओ और जाकर उस लड़के से मिलो। अरे मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। पता नहीं कौन सा सिरफिरा बंदर है जिसने मैट्रिमोनियल पर मेरी फ़ोटो देखते ही हाँ कर दी, और माँ ने भी बिना मुझसे पूछे मिलने भेज दिया। अदिति ने झुंझुलाकर अपना बैग वहीं टेबल पर पटका। उसने ना तो उस लड़के की प्रोफाइल देखी थी, ना ही उसकी शक्ल का उसे अंदाज़ा था। वह बस अपनी माँ का दिल रखने के लिए
यहाँ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आई थी। उसने अपनी नज़रें पूरे कैफ़े में दौड़ाई। कैफ़े काफ़ी क्लासी था, जहाँ जोरों की भीड़ थी। अदिति के मन में अब इनमें से वो नमूना कौन सा होगा, कैसा दिखता होगा। कहीं वो चश्मा लगाकर फाइल पढ़ने वाला तो नहीं, या वो जो कोने में बैठकर अजीब तरह से कॉफ़ी पी रहा है। सिट, कम से कम फ़ोटो तो देख लेनी चाहिए थी। अब क्या मैं हर टेबल पर जाकर पूछूं कि क्या आप ही वो बंदर है जिससे मेरी शादी की बात चल रही है? माँ भी ना, फंसा दिया मुझे। वहीं एक वेटर जैसे ही उसके पास आया, अदिति ने उसे सिर से पैर तक ऐसे घूरा जैसे वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। अदिति मन ही मन बुदबुदाई, ओह गॉड, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब हो गई है? माँ ने क्या अब वेटर से मेरा रिश्ता तय कर दिया है? माना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी के भी गले पड़ जाऊं। वेटर बेचारा अदिति के खौफनाक एक्सप्रेशन देखकर सहम गया। उसे लगा शायद उसने कोई गलती कर दी। वो हकलाते हुए बोला, जी मैम, सब ठीक तो है ना? आपका टेबल नंबर 12 वहाँ कोने पर बुक है। आपका गेस्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अदिति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी में एक ठंडी सांस ली और खुद को झटका देकर वास्तविकता में लौटी और बोली, ओह सॉरी, मेरा मतलब था, हाँ मैं ही अदिति हूँ। चलो दिखाओ, कहाँ है मेरा डेथ वारंट? ओह मेरा मतलब मेरा टेबल। वेटर ने उसे अजीब तरीके से घूरा और फिर वीआईपी टेबल की तरफ इशारा किया, जो कैफ़े के एक शांत और आलीशान कोने में था। अदिति जैसे जैसे टेबल की तरफ बढ़ रही थी, उसका पारा चढ़ता जा रहा था। टेबल पर बैठे शख्स की पीठ उसकी तरफ थी और वह बड़े आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अदिति ने मन ही मन अपनी तलवारें खींच ली थी। जैसे वो टेबल के पास पहुंची, बिना सामने वाले का चेहरा देखे वह धड़ाम से चेयर पर बैठ गई और अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना सख्त और कड़वा बनाकर बोलना शुरू कर दिया। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आप सिर्फ मेरी माँ की पसंद है, मेरी नहीं। मैं आपसे शादी करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अदिति हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा मिल जाए और मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ। अभी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो बेहतर होगा कि आप खुद ही मना कर दें। न्यूज़पेपर के पीछे से एक दबी हुई जानी पहचानी मुस्कान उभरी। वह शख्स पेपर को धीरे धीरे नीचे करने लगा। जैसे ही पेपर हटा और चेहरा सामने आया, अदिति की चीख निकल गई। वो आंखें फाड़ कर चिल्लाते हुए, तुम हो? यहाँ क्या कर रहे हो? सामने अगस्त्य बैठा था, चेहरे पर वही शरारती और मासूम मुस्कान लिए। वो भी नाटक करने में उस्ताद था, तो उसने भी हैरानी का ढोंग किया। ओह माय गॉड, तो वो खौफनाक लड़की तुम हो जिससे मेरी दादी मेरी शादी कराना चाहती है? मुझे तो लगा था कि कोई सीधी सादी सुशील लड़की होगी, पर यहाँ तो साक्षात ज्वालामुखी बैठी है। दरअसल यह कोई इत्तेफाक नहीं था, अगस्त्य का ही पूरा प्लान था। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने सीधे जाकर उसे प्रपोज किया तो अदिति उसका सिर फोड़ देगी। उसने यह पूरा मैट्रिमोनियल ड्रामा रचा था। उसने बड़ी चालाकी से अदिति की प्रोफाइल ढूंढी और अपने परिवार के जरिए यह रिश्ता भिजवाया, ताकि वह अरेंज्ड मैरिज के रास्ते अदिति के दिल में जगह बना सके। अदिति गुस्से से लाल होकर बोली, तुम जानते थे कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, तुमने अपनी फ़ोटो क्यों नहीं दिखाई मेरी माँ को? अगस्त्य ने कहा, अरे बाबा, फ़ोटो तो भेजी थी, पूरा प्रोफाइल था मैट्रिमोनियल पर, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिखाई नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हारी माँ को पहली नज़र में पसंद आ गया? अब जब आ ही गई हो तो कॉफ़ी तो पीती जाओ। होने वाली बीबी। अदिति का मुंह बन गया और बोली, बीबी होगी तुम्हारी दुश्मन, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और जहर बुझे शब्दों में बोलना शुरू किया, अच्छा है, अब तो मेरे पास इस शादी को मना करने की सबसे बड़ी और ठोस वजह है। तो मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, मेरी तरफ से यह रिश्ता रिजेक्ट है। रिजेक्ट मतलब खत्म। अगस्त्य के चेहरे पर वह शरारती मुस्कान टस से मस नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा,
अगस्त्य नाम है मेरा, अगस्त्य। अदिति बोली। होगा तुम्हारा नाम अगस्त्य, पर मेरे लिए तुम वही शान हो जिससे मुझे बेपनाह चिढ़ है, समझे? अगस्त्य ने अपनी एक भौहें ऊपर उठाई और बड़े मासूम अंदाज में पूछा, इतनी चिढ़? पर क्यों? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि तुम्हें मुझसे इतनी चिढ़ हो गई? क्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा या तुम्हारा कोई नुकसान किया? अदिति अचानक खामोश हो गई। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच तो यही था कि उनकी 2-3 मुलाकातों में सिर्फ नोक-झोंक और एक दूसरे को घूरना ही हुआ था। अगस्त ने कभी उसके साथ कोई बड़ी बदतमीजी नहीं की थी। बस उसका एटीट्यूड अदिति को चुभता था। अदिति अपनी घबराहट छुपाते बोली, वजह की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और हाँ, मैं घर जाकर साफ साफ ना कह दूंगी। अदिति तेजी से मोरी और कैफे के गेट की तरफ बढ़ने लगी। अगस्त्य अपनी कॉफ़ी का घूंट भरकर तुरंत उसके पीछे लपका और बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है? कम से कम रिजेक्ट करने की कोई वैलिड वजह तो बताओ। क्या मैं दिखने में बुरा हूँ या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है? अदिति पीछे मुड़कर देखी। वजह यह है कि तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो। अगस्त्य बिल्कुल उसके करीब आकर रुक गया। उसकी लंबाई और डैशिंग पर्सनैलिटी के सामने अदिति को अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठानी पड़ी। अगस्त्य ने अपनी आंखों में एक अजीब सी गहराई भरकर पूछा, सच में? अपनी आंखों में झांककर कह सकती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं? अदिति की बोलती बंद हो गई। अगस्त्य इतना हैंडसम और चार्मिंग था कि कोई भी लड़की उसे मना करने से पहले 100 बार सोचती, लेकिन अदिति का ईगो उसे झुकने नहीं दे रहा था। वही नैना जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली, उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई। सामने सोफे पर मृत्युंजय बैठा हुआ था। उसकी गहरी रहस्यमयी नजरें सीधे वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी थी, मानो वो काफ़ी समय से नैना के ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। नैना को बहुत अजीब लग रहा था। वह गहरी सांस लेकर उसे पूरी तरह इग्नोर करके कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। तभी कमरे के सन्नाटे में मृत्युंजय की आवाज़ गूंजी, स्वीट हार्ट। वो आवाज़, उसमें ना तो वो नफरत थी, ना वो करवाहट और ना ही कोई तंज। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नमी और प्यार भरा खिंचाव था। नैना के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीरे से मुड़कर मृत्युंजय की ओर देखा। उसे अब भी बहुत अजीब लग रहा था, या यूँ कहे कि उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ी से धड़क रही थी। मृत्युंजय अपनी जगह से उठा और सधे हुए कदमों से नैना के पास जा पहुंचा। वह उसके इतने करीब था कि नैना को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। नैना अभी भी चिड़चिड़ेपन और शक भरे चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उसे लग रहा था कि मृत्युंजय अभी कोई नया तंज या नया कोई सवाल करेगा, लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर एक रहस्यमयी पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, बैठो सोफे पर। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बुत बनी अपनी जगह खड़ी रही और उसे एकटक देखती रही। उसकी खामोशी को भांपते हुए मृत्युंजय ने बड़ी कोमलता से नैना का हाथ अपने हाथ में लिया। उसके स्पर्श में आज वह शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। उसने नैना को सहारा देकर सोफे पर बैठाया और खुद उसके बिल्कुल बगल में बैठ गया। नैना दिमाग के घोरे दोहरा रही थी। वह उसे पढ़ने की कोशिश करी थी। तभी मृत्युंजय धीमे से हंसा और बोला, मुझे पढ़ना बंद करो स्वीटहार्ट। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। जानती हो क्यों? नैना खामोश उसे बस देख रही थी। मृत्युंजय ने आगे कहा, चलो मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। खैर, यह खुशखबरी तो मुझे बहुत पहले तुम्हें देना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मौका मिला है तो तुम्हें बता ही देता हूँ। जिस टेंडर के लिए रघुवंशियों ने, यानी तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे भाई, बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन अफसोस अब वो टेंडर रनावत को मिल चुका है, यानी कि तुम्हारे जबरदस्ती के पति को। नैना गुस्से से उसे घूरने लगी। यह सुनकर उसके मन में एक कसक उठी थी और तंज कसते हुए बोली, जरूर उस टेंडर को पाने के लिए कोई घटिया चालें चली होगी तुमने, वरना पूरी दुनिया मानती है मेरे भाइयों के बिजनेस का लोहा। अफसोस है कि वह तुम्हारी तरह शातिर नहीं है, इसलिए वह टेंडर तुम्हारे हाथ लग गई। मृत्युंजय उसे एक पल देखता रहा, फिर मुस्कान लिए बोला, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझने लगी हो स्वीटहार्ट।
खैर, इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा करना तो बनता है। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए भोपाल की सबसे मशहूर दुकान से मिठाई लेकर आया हूँ। वक्त कम था, वरना मैं खुद मेंशन में ही इसे बनवा लेता। उसने पास के टेबल पर रखे एक चांदी के थाल की ओर इशारा किया, जो एक मखमली ढक्कन से ढका हुआ था। नैना की धड़कनें तेज हो गई। अब उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मृत्युंजय का इतना नरम व्यवहार उसे हजम नहीं हो रहा था। मृत्युंजय ने जैसे उस प्लेट का ढक्कन हटाया, नैना की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेज पर रखी उस प्लेट में काजू कतली और काजू से बनी तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। मृत्युंजय ने बड़ी मासूमियत और प्यार से एक मिठाई उठाई और नैना के होठों के पास ले गया। लो स्वीटहार्ट, खाओ इसे, सच में तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। वहाँ का हलवाई बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनाता है। मुझे तो शुगर से नफरत है, फिर भी मुझे उसकी मिठाई पसंद है। तुम तो वैसे भी मीठा बहुत पसंद करती हो ना? नैना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज़ में खुद को संभालने की कोशिश की और बोली, अगर अगर तुमको अच्छी लगती है तो तुम खाओ। मुझे ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हो? मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कुछ खिलाना ही है तो तीखा और चटपटा खिलाओ, जैसे गोलगप्पे, छोले भटूरे या पाव भाजी। नैना के बोलते समय होठ काँप रहे थे। मृत्युंजय के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। उसने मिठाई को नैना के होठों से हल्का सा टच किया। नैना का पूरा बॉडी सिहर गया। मृत्युंजय ठंडी और मखमली आवाज़ में कहा, लेकिन स्वीटहार्ट, जब हम कुछ बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, कुछ बहुत अच्छा होता है, तब हम तीखा नहीं मीठा खाते हैं। मेरी खुशी में यह काजू कतली खाना तो बनता ही है। चलो चुपचाप अपना मुंह खोलो और इसे खाओ। नैना का सब्र का बांध टूट गया। उसने झटके से मृत्युंजय का हाथ पीछे धकेला और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ तैर रहे थे। वह झुंझुलाते हुए बोली, समझ में नहीं आता है तुम्हें? हर काम में ज़बरदस्ती करना ज़रूरी है क्या? अपनी हर बात मनवाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे? और ये झूठी परवाह किसे दिखा रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। नहीं खानी मुझे यह मिठाई। टेंडर मिलने की खुशी तुम्हें होगी, मुझे नहीं है। तो तुम्हें शौक है तो तुम खाओ। यह कहकर नैना तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। वह बस उस कमरे में उस घुटन से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन तभी पीछे से मृत्युंजय की आवाज़ गूंजी, पर इस बार उस आवाज़ में नरमी नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडक और लोहे जैसी शक्ति थी। वह बोला, नहीं खा सकती हो ना, क्योंकि तुम्हें काजू से एलर्जी है। नैना के कदम वहीं जम गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चलते हुए दिल पर हाथ रख दिया हो। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। मृत्युंजय धीरे से सोफे से उठा और शिकारी की तरह दबे पांव उसके करीब आया। उसने नैना के कान के पास झुककर बहुत धीमी पर खतरनाक आवाज़ में कहा, स्मार्ट मूव स्वीटहार्ट। क्या तरीका अपनाया था तुमने यहाँ से निकलने का? खुद की जान जोखिम में डाल दी। कल रात तुमने जानबूझकर काजू खाया था, है ना? ताकि तुम्हें एलर्जी हो, तुम्हारी हालत बिगड़े। और चूंकि मैं घर पर नहीं था, तो घर वाले तुम्हें आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर भागे। और फिर तुम, कहते हुए अचानक मृत्युंजय चुप हो गया, लेकिन उसकी नज़रें नैना पर गहरी हो गई थी। नैना ने मुड़कर उसे देखा। उसका गला सूख रहा था, लेकिन वह अब भी खामोश थी। उसकी खामोशी कमरे में फैलते उस तनाव को और भी गहरा कर रही थी। मृत्युंजय के चेहरे पर एक अजीब सी जीत वाली मुस्कान आई। उसने नैना के चेहरे की ठुड्डी को पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। इसके लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की क्या ज़रूरत थी स्वीटहार्ट? तुम बस एक बार मुझसे कह देती। तभी नैना ने झटके से उसका हाथ हटाया। वह उसे एक टक देखते हुए बोली, तो तुम जानते हो? अच्छा है, अगर तुम यह जानते हो कि मैं काजू खाकर अपनी जान दांव पर लगाई है, तो तुम यह भी जानते होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और तुम यह भी जानते होगे कि मैं कल रात हॉस्पिटल में किससे मिलने गई थी। नैना को लगा था कि इस सवाल से मृत्युंजय की मुस्कान गायब हो जाएगी,
लेकिन मृत्युंजय टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी गहरी और काली नजरें नैना के चेहरे पर गड़ा दी, जैसे वह उसके दिमाग की हर परत को पढ़ रहा हो। मृत्युंजय ने एक कदम और करीब बढ़ाते हुए बड़ी सहजता से कहा, जानता हूँ स्वीटहार्ट, तुम अपने कुणाल से मिलने गई थी। यह नाम सुनते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। वह भूत बनी उसे देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि मृत्युंजय को कुणाल के बारे में पता भी होगा। नैना ने तल्खी से उसने सीधे मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें मालूम था कि मैं कुणाल से मिलने गई थी। लेकिन मृत्युंजय रनावत का ईगो तो हट हुआ होगा ना। आखिर मैंने अपना वादा जो तोड़ा, जिस दिन तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी, उस दिन मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर कुणाल से कभी नहीं मिलूंगी, पर मैंने अपना वादा ब्रेक कर दिया। तो बताओ अब मुझे तुम क्या सज़ा दोगे? वह एक कदम आगे बढ़कर आगे बोली, इसलिए तुम अब मुझे अपने सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहते हो। मृत्युंजय उसकी बात पर खामोश रहा और उसकी गहरी नज़रें नैना को अब भी देख रही थी। नैना को उसकी गहरी नज़रों से बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो भी कहाँ कम थी। जब सच्चाई बाहर आ चुकी थी तो अब उसे डरने की क्या ही ज़रूरत थी। वह एक कदम आगे बढ़कर बोली, इसलिए तुम अब मुझे अपने सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहते हो। लेकिन मैं एक बात पूछूं तुमसे, जब तुम जानते थे कि मैं यह सारा नाटक कुणाल से मिलने के लिए कर रही हूँ, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम चाहते तो मुझे हॉस्पिटल के बेड से हिलने नहीं देते। अपनी तीखी और जानलेवा बातों से मेरे कलेजों को छलनी कर सकते थे, यहाँ तक कि फिर से कुणाल को मोहरा बनाकर मुझे किसी और बात के लिए मजबूर कर सकते थे। लेकिन अफसोस, मुझे सच में बहुत बुरा फील हो रहा है मृत्युंजय रानावत, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कमरे में सन्नाटा छा गया। मृत्युंजय के चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह धीरे से नैना के करीब आया, इतना करीब कि नैना को उसकी कलाई में बंदी घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। मृत्युंजय नीची और भारी आवाज़ में बोला, यही सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ स्वीटहार्ट। जब रात तुम हॉस्पिटल से निकली थी, तुम्हारे पास पूरा मौका था। तुम चाहती तो मुझसे हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती, कुणाल के साथ कहीं दूर चली जाती। फिर तुम वापस क्यों आई? क्यों खुद इस कैद में लौट कर आई? नैना की बोलती बंद हो गई थी। वह बस उसे देखती रह गई, क्योंकि इस वक्त मृत्युंजय के सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। चाहे वह कितनी भी सख्ती कहे, एक अनकहा खिंचाव अब उसे मृत्युंजय की तरफ खींच रहा था। मृत्युंजय ने अपनी नज़रों का घेरा नैना पर से हटाया और बेरुखी से कहा, तुम क्यों नहीं गई, क्यों यहाँ वापस आई? इसका जवाब सुनने में मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नैना रघुवंशी, उसने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज़ में बोला, लेकिन तुम्हें अपनी जान इस तरह खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। अगली बार कुछ भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोच लेना। मृत्युंजय मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दरवाजे की चौखट पर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। उसने बिना पीछे मुड़े बोला, 1 साल, सिर्फ 1 साल बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। इन 12 महीनों में तुम्हारी और कुणाल की मोहब्बत की जंग होगी। मैं भी तो देखूं कि तुम दोनों की यह सच्ची मोहब्बत इस 1 साल के इम्तिहान में कितनी टिकती है। मृत्युंजय की बात सुनकर नैना हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में ही फंस गए। मृत्युंजय अपनी सर्द आवाज़ में बोला, मृत्युंजय रानावत 1 साल बाद तुम्हें खुद आज़ाद कर देगा और तुम्हें तुम्हारे कुणाल के हवाले कर देगा। बस इतना इंतज़ार कर लो। लेकिन याद रखना, आज के बाद उस 1 साल की मियाद पूरी होने से पहले उससे मिलने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार मैं सिर्फ मिठाई की प्लेट नहीं रखूँगा, बल्कि अपनी नफरत तुम्हारी रूह में उतार दूँगा। जब उसने यह आखिरी शब्द कहे तो मृत्युंजय ने मुड़कर नैना की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल थी और उनमें एक ऐसा सर्द जुनून और पागलपन था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। नैना बिना पलक झपकाए उससे देखती रह गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था।
मृत्युंजय वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्दों की गूंज और उसकी आंखों का वो खौफनाक मंजर नैना के दिमाग में छप गया। उसके जाते ही नैना के शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वह बेदम होकर बेड के किनारे बैठ गई। उसका दिमाग अभी भी उन लाल और सर्द आंखों के घेरे में था। वो खुद से बुदबुदाई, ये क्या था? मुझे तो लगा था कि यह मुझ पर बुरी तरह भड़क जाएगा, मुझ पर गंदे इल्जाम लगाएगा कि मैं शादीशुदा होकर कुणाल से मिलने की गई। यानी उसे यह भी पता था कि उस कमरे में मैं और कुणाल साथ थे। फिर भी उसने कोई सवाल नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कि मैं कुणाल से क्यों मिलने गई थी। कितना अजीब है ये मृत्युंजय रनावत। हर छोटी बात पर ताना देने वाला इंसान आज इतना बड़ा मौका हाथ से कैसे जाने दे सकता है। नैना अब पूरी तरह से उलझ गई थी। वह बोली, मैं जितना मृत्युंजय रनावत को समझने की कोशिश करती हूँ, मैं उतनी ही उलझ जाती हूँ। आखिर यह है क्या चीज़? वह चिढ़कर अपना चेहरा बिगाड़ा और अपनी उलझन को सुलझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसे हर बात मालूम कैसे चल जाती है? आखिर कैसे? अचानक कुछ याद आते ही बोली, पक्का पक्का यह उस मोना का ही काम होगा। उस दिन किचन में वही मुझसे टकराई थी। जरूर उसने ही मृत्युंजय के कान भरे होंगे और इसे मुझ पर शक हो गया होगा। वैसे भी इसके लिए कौन सी बड़ी बात है मेरा बायोडाटा निकालना। देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून जो ठहरा। नैना को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह सोच हकीकत से कोसों दूर है। वह बेचारी इस सच से अनजान थी कि मृत्युंजय उसे किसी बायोडाटा से नहीं बल्कि तब से जानता है जब वो ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। मृत्युंजय उसकी रग रग से वाकिफ था, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन उसी की यादों और रघुवंशियों से जुड़े उन कड़वे सच के बीच बिताया था। वहीं अदिति ने अगस्त्य को एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में पैर पटकते हुए टैक्सी का इंतजार करने लगी। लेकिन मजाल है कि कोई टैक्सी उसके पास आकर रुक जाए। जैसे ही कोई टैक्सी करीब आती, पीछे खड़ा अगस्त्य अपनी उंगलियों से एक इशारा कर देता और टैक्सी वाला ऐसे रफ्फू चक्कर होता जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आखिर अगस्त्य का शहर में क्या रौब है, यह अब किसी से छुपा नहीं था। अदिति ने झुनझुलाकर अपने हाथ बांध लिए और मुंह फुलाकर बोली, हद है, आज एक भी टैक्सी नहीं मिल रही है, और जो इक्का दुक्का दिख भी रहा है वह ऐसे भाग रही है जैसे मुझे नहीं किसी चुड़ैल को देख लिया हो। तभी अगस्त्य खामोशी से उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही अदिति का दिल धक से रह गया। अगस्त्य की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। अगस्त्य उसके कान के पास झुका और मखमली आवाज़ में फुसफुसाया, मैं चाहूँ तो तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। देखो, कब तक इस तपती धूप में इंतज़ार करोगी? और तुम तो जानती ही हो, बाहर की दुनिया लड़कियों के लिए उतनी सेफ नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी बीच सड़क पर अकेली खड़ी रहे। अदिति बिजली की फुर्ती से मुड़ी और अपनी उंगली उसकी तरफ तानते हुए चिल्लाई, एक्सक्यूज़ मी, किस गलत फहमी में जी रहे हो मिस्टर? मैं तुम्हारी कोई पत्नी वतनी नहीं बनने वाली। मैंने यह शादी रिजेक्ट कर दी है, समझ में आया? अगस्त्य ने बड़े आराम से अपने कंधे उचकाए और एक शरारती मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। ठीक है, तुमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। अब तुम्हें जो मानना है मानो, क्योंकि जब तक तुम मुझे रिजेक्शन की कोई वैलिड वजह नहीं दोगी, मैं पीछे नहीं हटने वाला। और हाँ, आंटी से तो मैं बात कर ही लूँगा और उन्हें यह भी बता दूंगा कि तुमने बिना किसी वजह के मुझे मना कर दिया। अब अपनी माँ को खुद संभाल लेना। यह सुनकर अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन अदिति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना बैग संभाला और तेज कदमों से पैदल ही सड़क पर आगे बढ़ने लगी। अगस्त्य उसे जाते देख अवाक रह गया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और बुनबुनाते हुए, बाप रे, गजब की जिद्दी है ये तो। बिल्कुल अपनी दोस्त नैना भाभी की तरह। जैसी भाभी वैसी ही उनकी दोस्त। लगता है इस चट्टान को पिघलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे मुझे।
अगस्त ने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और किसी हीरो की तरह गाड़ी घुमाकर अदिति के ठीक सामने लाकर रोक दी। लेकिन अदिति कहाँ रुकने वाली थी, वह रास्ता बदलकर दूसरी तरफ से पैदल चलने लगी। अगस्त ने भी हार नहीं मानी। उसने कार साइड में लगाई, लॉक की और हाथ जेब में डालकर अदिति के साथ साथ पैदल चलने लगा। सड़क पर लोग उन्हें देख रहे थे, जिससे अदिति को और भी ज़्यादा झुंझुलाहट हो रही थी। सच तो यह था कि वह जितना उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, उसका दिल उतनी ही तेजी से अगस्त की तरफ खींचा जा रहा था। उसकी पर्सनैलिटी में कुछ तो ऐसा था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। अदिति रुककर चिल्लाते हुए बोली, देखो अगस्त, यह जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। तुम मान क्यों नहीं रहे हो? एक लड़की के ना का मतलब ना ही होता है। मैं तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगस्त बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। उसने अपनी गहरी आंखें अदिति की आंखों में गरा दी और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारा ना सर आंखों पर है अदिति, लेकिन शर्त यह है कि वजह वाजिब होना चाहिए। तुम सिर्फ इसलिए मना करी हो क्योंकि तुम्हें मुझसे चिढ़ है, पर तुम खुद नहीं जानती कि यह चिढ़ क्यों है। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती की? बताओ, क्या मैंने कभी कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को ठेस पहुँचे? उसकी बात सुनकर अदिति खामोश हो गई। अगस्त एक कदम और करीब आया और बोला, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ तो कहो, मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊँगा और वादा करता हूँ कि फिर कभी अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊँगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे एक मौका दिया जा सकता है तो बस एक बार मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूँगा। अदिति की सांसें अटक गई। वह हैरान और बेबस अगस्त को देख रही थी। अगस्त की सच्चाई और उसके बोलने की अंदाज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं अगस्त ने बिना कुछ कहे जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल दिया और चुपचाप अदिति के बैठने का इंतज़ार करने लगा। कुछ पल तक अदिति वहीं खड़ी उसे घूरती रही, जैसे अभी भी फैसला कर रही हो कि बैठना सही है या नहीं। फिर उसने हल्की सी सांस ली और बिना कुछ बोले जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अगस्त के होठों पर अनायास एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। वो धीरे से दरवाज़ा बंद किया, घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वहीं अदिति खिड़की की तरफ देखने लगी, मानो उसे कोई मतलब ही ना हो, लेकिन उसके होठों पर आई हल्की दबाई हुई मुस्कान छिप नहीं सकी। वह मुस्कान अगस्त की नज़रों से बच नहीं पाई। उसने कुछ नहीं कहा, बस कार स्टार्ट कर दी। इंजन की हल्की आवाज़ के साथ कार भोपाल की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही, ना कोई सवाल ना कोई सफाई, बस रेडियो पर धीमी सी धुन और बाहर भागती रोशनी। अदिति खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार साइड मिरर में दिखते अगस्त के चेहरे पर चला जाता। अगस्त स्टीयरिंग संभाले हुए था, मगर उसकी आंखों के कोने में अब भी वही संतुष्ट मुस्कान थी। कुछ मिनट बाद उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वैसे थैंक यू। अदिति तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और पूछी, किस बात का? अगस्त हल्का सा मुस्कुराया, मुझे पूरी तरह रिजेक्ट करने से पहले एक मौका देने के लिए। अदिति ने तुरंत नज़रें फेर ली और कहा, ज़्यादा खुश मत हो, यह सिर्फ लिफ्ट है, डेट नहीं। अगस्त हंस पड़ा, ठीक है, अभी लिफ्ट ही सही। मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ती है। कहानी लंबी है मैडम। यह सुनते ही अदिति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर गई थी, जैसे कि एक नई मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी रघुवंशी अपने ऑफिस के प्राइवेट केबिन में बैठे थे। सामने टेबल पर फाइलें खुली थी, लेकिन उनकी नज़रें कहीं और ही टिकी थी। उनके सामने खन्ना खड़ा था और उसके साथ दो कुख्यात शूटर। खन्ना ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। खबर पक्की है। महाशिवरात्रि के दिन मृत्युंजय रनावत अपने पूरे परिवार के साथ उज्जैन जा रहा है, महाकालेश्वर में रुद्रा अभिषेक के लिए। यह सुनते ही पृथ्वी रघुवंशी ने गहरी सांस ली। उनके होठों पर धीमी खतरनाक मुस्कान उभरी। तो वो भी उज्जैन ही जा रहा है, बहुत अच्छी खबर है। महाशिवरात्रि, पूरा परिवार और महाकाल की नगरी। उन्होंने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, खन्ना, इन्हें अच्छे से समझा दो किसे शूट करना है। निशाना पक्का होना चाहिए।
गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों शूटर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बोले, इतिहास निकाल कर देख लीजिए मालिक, हमारा निशाना कभी नहीं चुकता। बस हमारी डिमांड पूरी होती रहनी चाहिए। पृथ्वी जी ने हल्का सा सिर हिलाया। दोनों शूटर पैसे की गंध लेकर वहां से निकल गए। खन्ना के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। वह पृथ्वी रघुवंशी के केबिन से बाहर निकला तो उसकी रूह कांप रही थी। उसने पीछे मुड़कर उस बंद दरवाजे को देखा और एक गहरी ठंडी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, मंदिर जैसी पवित्र जगह पर खून बहाने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ वो जिद्दी और पागल रनावत है तो दूसरी तरफ ये पत्थर दिल रघुवंशी। यह दोनों तो एक दूसरे को अपनी आंखों की नफरत से ही जलाकर राख कर देंगे। दोनों ही महाकालेश्वर मंदिर के बड़े ट्रस्टी है। लगता है इस बार उज्जैन में रुद्रा अभिषेक नहीं बल्कि विनाश का अभिषेक होगा। पता नहीं महाकाल के दरबार में ये दोनों कौन सी खूनी जंग लड़ेंगे। महाशिवरात्रि, जहाँ लोग मोक्ष मांगने जाते हैं, वहीं इस बार कोई मौत मांग कर बैठा है। क्या होगा कहानी में आगे, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आपको मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।